मौलिक अधिकार भाग 2। और आज का हमारा विषय है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो मौलिक अधिकार भाग 1 में बताया था कि भारतीय संविधान में कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। स्वतंत्रता ही जीवन है, इस सिद्धांत के आधार पर ही संविधान के निर्माताओं ने इस अधिकार को महत्व देते हुए भारत के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया है। लेकिन भारत में रहने वाले विदेशियों को इस अधिकार से वंचित रखा गया है। यानी स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को ही दिया गया है, विदेशियों को नहीं। मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के क्रय विक्रय करने एवं उसके रखने की स्वतंत्रता को संविधान से निकाल दिया गया। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि इस संपत्ति के अधिकार को क्यों निकाला गया। इस सवाल का जवाब यदि आप जानना चाहते हैं तो इस विषय पर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है। उसका लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर राइट कॉर्नर में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों के लिए 6 प्रकार की स्वतंत्रता को संरक्षित रखा गया है, जो कि निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात बोलने की स्वतंत्रता। नंबर 2, शांतिपूर्ण बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता। नंबर 3, संघ बनाने की स्वतंत्रता। नंबर 4, भ्रमण की स्वतंत्रता अर्थात देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता। नंबर 5, आवास की स्वतंत्रता अर्थात देश के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। नंबर 6, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। इसके अलावा न्यायालयों ने अपने निर्णयों में कहा है कि लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के लिए इनके साथ साथ अन्य अनेक स्वतंत्रताओं का होना भी आवश्यक है। भले ही अनुच्छेद 19 में उनका विशिष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर जीवित रहने की स्वतंत्रता, मतदान करने की तथा चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सरकारी कर्मचारियों का नौकरी में बने रहने का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार आदि। आइए अब इन 6 के 6 अधिकारों को विस्तार से समझते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात बोलने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में नागरिकों को आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में भाषण, लेखन तथा मुद्रण व अन्य प्रकार के साधनों के द्वारा अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता दी गई है। क्योंकि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के संचालन का एक अनिवार्य अंग है। लोकतंत्र का अर्थ है सहमति से लिया गया शासन, और जब राजनीतिक एवं अन्य विषयों पर चर्चा करने की स्वतंत्रता नहीं होगी, तब तक उस राज्य व्यवस्था को लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। साधारण शब्दों में कहें तो आलोचना करने तथा अपनी राय अभिव्यक्त करने का अधिकार लोकतंत्र की सफलता के लिए अति महत्वपूर्ण है। हालांकि इसमें प्रेस की स्वतंत्रता का विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, फिर भी यह निर्णय दिया गया है कि यह अधिकार भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है। प्रेस की स्वतंत्रता सामाजिक तथा राजनीतिक समागम का मर्म है। इसलिए न्यायालयों का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वे प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखें और उन सभी विधियों या प्रशासनिक कार्रवाइयों को अविधिमान्य अर्थात असंवैधानिक कर दें जो संवैधानिक समादेश के प्रतिकूल इसमें हस्तक्षेप करती है। साधारण शब्दों में समझें तो प्रत्येक नागरिक अपने विचारों, विश्वासों और दृढ़ निश्चयों को निर्बाध रूप से तथा बिना किसी रोक टोक के मौखिक शब्दों के द्वारा लेखन, मुद्रण यानी प्रिंटिंग जैसे अखबार, पैम्पलेट, पोस्टर, बैनर, कार्ड आदि के माध्यम से अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। इसके अलावा चित्र, कार्टून अथवा किसी अन्य ढंग से जैसे सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से भी अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके साथ ही प्रेस को भी स्वतंत्रता दिया गया है, क्योंकि मीडिया समाज को राजनीति से जोड़ने का कार्य करती है। जनता की समस्या सरकार तक तथा सरकार की बातों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करती है। यही कारण है कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित तत्वों को सम्मिलित किया है। नंबर 1, अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार। यानी आप अपने विचार तो प्रकट कर ही सकते हो, साथ ही दूसरे के विचार भी प्रकट कर सकते हो।
कई बार ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जहां पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने कैपेबल नहीं होते कि अपने विचारों को प्रकट कर पाए। ऐसे में उन्हें एक सेकंड पार्टी की आवश्यकता होती है, एक प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है जो उनके विचारों को आगे रख सके। एक कह सकते हो एक नेता की आवश्यकता होती है या एक दोस्त की आवश्यकता होती है जो इतना कैपेबल हो कि अपनी बातों को बहुत बखूबी रख पाए। तो उसके लिए भी बंदोबस्त किया गया, अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों को नहीं रख पाता है तो वो ऐसे व्यक्ति का सहारा ले सकता है जो उसकी बात को आगे जाकर के रख दे। ये भी उसका मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता। इसको मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। समाचार माध्यमों अथवा प्रेस की स्वतंत्रता को लोकतंत्र समाज में और सब स्वतंत्रताओं की जननी माना जाता है, किंतु यह नितांत निरंकुश और अपने में पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि स्वतंत्रता के इस अधिकार का मिसयूज भी तो हो सकता है, जिसका नतीजा हो सकता है देश में अव्यवस्था, अराजकता फैल जाए। समाचार माध्यमों का भी दायित्व है कि वह इस स्वतंत्रता को गलत समझकर अपने उत्तरदायी होने के कर्तव्य को न भूले। अगर कोई समाचार पत्र अनुचित, अवैध अथवा शैतानी भरी झूठी खबर छापता है और अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो उसे न्यायालय के द्वारा सजा मिलनी चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि समाचार माध्यमों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कुछ प्रतिबंध अवश्य हों, ताकि इस स्वतंत्रता के अधिकार का कोई दुरुपयोग न कर पाए। अब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा व्यवस्था की गई है कि प्रेस संसद तथा राज्य विधानमंडलों की कार्रवाई के प्रकाशन के संबंध में पूर्ण स्वतंत्र है और राज्य के द्वारा इस संबंध में प्रेस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकेगा। मुंबई उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने जून 1988 में एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दूरदर्शन पर भी लागू होता है। न्यायमूर्ति ने कहा, दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों में यदि बिना किसी कानूनी आधार के कोई काट-छांट की जाए तो इस प्रकार की कार्रवाई को अवैध घोषित किया जा सकता है। न्यायालय के इस फैसले से ये अधिकार प्रिंट मीडिया के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी प्राप्त हो गया। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 10 फरवरी 1995 के ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि विचार और अभिव्यक्ति के अधिकार में शिक्षित करने, सूचना देने और मनोरंजन करने का अधिकार सम्मिलित है। खेल कूद गतिविधियों के प्रसारण का अधिकार भी इसमें सम्मिलित है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि भारतीय आकाश पर राज्य को एकाधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन अन्य एजेंसियों के प्रसारण अधिकार की सीमाएं हैं। नंबर 3, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विज्ञापन अर्थात विशेष जानकारी देना। यह जानकारी उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं से जुड़ी होती है। साधारण शब्दों में समझें तो आप अपने व्यवसाय को प्रमोट करने के लिए अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी उपभोक्ता तक पहुंचा सकते हैं, जिससे उपभोक्ता आकर्षित होकर आपके प्रोडक्ट्स को खरीदे। नंबर 4, फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार। किसी नागरिक के टेलीफोन टैप करना अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में दिए गए वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा और केवल तभी वैध होगा जब वह अनुच्छेद 19 के क्लॉज 2 में दिए गए निर्बंधों के अंदर आता हो, अर्थात राज्य की सुरक्षा आदि के लिए किया जाए। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इसे अनुच्छेद 21 निजता के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। नंबर 5, प्रसारित करने का अधिकार अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक अधिकार नहीं है। इस टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से प्रेस की स्वतंत्रता में समझा दिया है। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार। आपने अक्सर भारत बंद या दिल्ली बंद जैसे पोस्टर्स को देखा होगा, जो कि किसी ऑर्गेनाइज्ड संस्था या राजनीतिक दल के द्वारा किया जाता है और कई बार दुकानदारों को मजबूरन अपने दुकान को बंद करना पड़ता है, जो कि उचित नहीं है। इसलिए न्यायपालिका ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत इस अधिकार को सम्मिलित किया है। नेक्स्ट है सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार। एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ के नागरिकों को सरकारी गतिविधियों की जानकारी होनी चाहिए। अतः न्यायपालिका ने इस अधिकार को अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत रखा है। नेक्स्ट है शांति का अधिकार। मानव अधिकार बगैर शांति के संभव नहीं है, अतः न्यायपालिका ने शांति के अधिकार को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत सम्मिलित किया है। नेक्स्ट है किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार।
मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है और अगर इस पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया तो लोकतंत्र का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। ऐसा भारतीय इतिहास में एक बार 1975 में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपातकाल के दौरान किया गया था, जब मीडिया पर सेंसरशिप के माध्यम से रोक लगाया गया था। कहते हैं मनुष्य अपने इतिहास से सीखता है और आगे वही बढ़ता है जो इतिहास में की गई गलतियों को भविष्य में ना दोहराए। शायद इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए न्यायपालिका ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में इस अधिकार को सम्मिलित किया है। नेक्स्ट है प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। आइए अब हम जानते हैं कि इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या कोई मिसयूज कर सकता है, और अगर मिसयूज कर सकता है तो क्या क्या मिसयूज कर सकता है, और उस मिसयूज को करने से रोकने के लिए राज्य के पास क्या क्या अधिकार हैं। हमारे संविधान के निर्माता बहुत ही ज़्यादा दूरदर्शी थे। उन्होंने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि इसका क्या क्या मिसयूज हो सकता है, इसलिए उन्होंने इसके लिए कुछ प्रतिबंध पहले ही संविधान में लिख दिया था। वो क्या क्या हम जानते हैं। राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 19 के खंड 2 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो उसे ऐसा करने से रोका जा सकता है। यदि किसी के भाषण देने या लेख लिखने आदि से देश की रक्षा को खतरा उत्पन्न होता है अथवा विदेश के मैत्रीपूर्ण संबंधों में बाधा उत्पन्न होती है तो राज्य को कानून बनाकर इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। वर्तमान समय में साधारणतः निम्न कारणों से अभिव्यक्ति के इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। नंबर 1, भारत की प्रभुता और अखंडता के हित में। यदि किसी के बोलने से देश के विभिन्न जाति, धर्म तथा समुदाय के लोगों के बीच फूट पड़ता हो तथा देश के टुकड़े होने का खतरा हो तो राज्य उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। नंबर 2, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। यदि किसी के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से देश की सुरक्षा को खतरा हो, दंगे फसाद होने की संभावना हो तथा विदेश के मैत्रीपूर्ण संबंध पे नकारात्मक असर पड़ रहा हो तो राज्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। नंबर 3, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हित में। यदि कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर लोगों को परेशान कर रहा हो या अपशब्द जैसे गाली गलौज कर रहा हो या फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हो जो सामाजिक दृष्टिकोण से गलत हों तो राज्य उसके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। नंबर 4, न्यायपालिका का अपमान। यदि कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लाभ उठाकर न्यायपालिका के विरुद्ध या फिर उनके किसी फैसले के विरुद्ध बोल रहा हो, राज्य उसके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। नंबर 5, मानहानि। यदि कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लाभ उठाकर किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा हो तो राज्य उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। नंबर 6, अपराध के लिए उकसाना। यदि कोई गलत शब्दों का प्रयोग कर लोगों को मिसगाइड करे और अपराध करने के लिए उकसा रहा हो तो राज्य उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। शांतिपूर्ण बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता या फिर यूं कहें शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज ख में शांतिपूर्ण सभा करने, जुलूस निकालने आदि का अधिकार देता है, जिसके द्वारा प्रचार कार्य एवं जनमत निर्माण के लिए वातावरण तैयार किया जा सकता है। किंतु यह सभा बिना हथियार के होना चाहिए। साधारण शब्दों में समझे तो किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्ण संगठित होने का अधिकार है। इसमें शामिल है सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन करने का अधिकार। इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है। यह व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन एवं सार्वजनिक शांति भंग के लिए नहीं है। इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। राज्य संगठित होने के अधिकार पर 2 आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है: भारत की एकता, अखंडता एवं सार्वजनिक आदेश सहित संबंधित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण। आपने अक्सर धारा 144 के बारे में सुना होगा। जब भी ये किसी राज्य में लागू किया जाता है तो आपके स्वतंत्रता के इस अधिकार को बाधित किया जाता है। आइए जानते हैं धारा 144 के बारे में। आपराधिक व्यवस्था की धारा 144 1973 के अंतर्गत एक न्यायाधीश किसी संगठित बैठक को किसी व्यवधान के खतरे के तहत रोक सकता है। इसे रोकने का आधार मानव जीवन के लिए खतरा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान या दंगा भड़काने का खतरा भी है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के तहत 5 या उससे अधिक लोगों का संगठन निम्नलिखित कारणों से गैर कानूनी हो सकता है। नंबर 1, किसी कानूनी प्रक्रिया का अवरोध हो। नंबर 2, कुछ लोगों की संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा हो। नंबर 3, किसी आपराधिक कार्य की चर्चा हो। नंबर 4, किसी व्यक्ति पर गैर कानूनी काम के लिए दबाव हो। और नंबर 5, सरकार या उसके कर्मचारियों को उनकी विधायी शक्तियों के प्रयोग हेतु धमकाना। इसके अलावा यदि सरकार अनुभव करे कि इस अधिकार का दुरुपयोग हुआ है तो सरकार इस अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। नंबर 1, लोक व्यवस्था के हित में। नंबर 2, भारत की प्रभुता व अखंडता के हित में वह प्रतिबंध लगा सकती है, किंतु वह प्रतिबंध भी युक्तियुक्त यानी तर्कसंगत होना चाहिए। नेक्स्ट है संगम या संघ बनाने का अधिकार, या यूँ कहें संघ बनाने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज ग सभी नागरिकों को संघ बनाने के अधिकार की गारंटी देता है, किंतु इन समुदाय का उद्देश्य तथा कार्यक्रम शांतिपूर्ण तथा वैधानिक होना चाहिए, या यूँ कहें कानून के दायरे में होना चाहिए। इस प्रकार बनाए गए संघों में राजनीतिक दल, समितियां, क्लब, कंपनियां, संगठन, साझेदारी फॉर्म मजदूर संघ और वस्तुतः व्यक्तियों का कुछ भी निकाय सम्मिलित होगा। तो हम कह सकते हैं जितने भी राजनीतिक दल हैं ये इसी संगठन के अकॉर्डिंग है। संघ बनाने की स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग उनको पार्टी बनाने का अधिकार दिया गया है। आप भारतीय जनता पार्टी ले लीजिए या कांग्रेस ले लीजिए या आम आदमी पार्टी ले लीजिए, ये सब पार्टियां इसी अधिकार के अकॉर्डिंग अपने संघ का निर्माण करती है। इसके अलावा बहुत सारे आप देखते हैं क्लब बनाया गया है, और आप ऑटो यूनियन देख सकते हैं, मजदूरों का यूनियन देख सकते हैं। ये सब इसी अधिकार के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इस अधिकार का कोई दुरुपयोग ना करे, इसके लिए राज्य द्वारा युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जो कि निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भारत की प्रभुता व अखंडता के हित में। यदि किसी व्यक्ति के संघ बनाने से भारत की प्रभुता व अखंडता को खतरा पहुंचता है तो राज्य उस पर रोक लगा सकती है। नंबर 2, लोक व्यवस्था के हित में। नंबर 3, नैतिकता के हित में उपयुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस प्रकार अनैतिक उद्देश्य के लिए बनाई गई अथवा सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने वाले संस्था के कार्यों पर सरकार रोक लगा सकती है। नेक्स्ट है भ्रमण की स्वतंत्रता, या यूँ कहें देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज घ भारत के नागरिकों को बिना रोक टोक देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है। वह स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण कर सकता है। यह अधिकार इस बात को बल देता है कि भारत सभी नागरिकों के लिए एक है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देना है, न कि संकीर्णता को। अगर कोई इसका मिसयूज करे तो इस पर भी युक्तियुक्त प्रतिबंध राज्य लगा सकता है। आइए जानते हैं वो क्या क्या प्रतिबंध है। अनुच्छेद 19 के खंड 5 में जनसाधारण के हित में या किसी अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के लिए विधि द्वारा उनमें किसी के भी युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जाने का प्रतिबंध है। नेक्स्ट है आवास की स्वतंत्रता, या यूँ कहें देश के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज ड़ भारत के नागरिकों को भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने अथवा स्थायी रूप से बस जाने की गारंटी प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। इस अधिकार के 2 भाग हैं। पहला, देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार। इसका तात्पर्य है कि कहीं भी अस्थायी रूप से रहना। एवं दूसरा, देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार। इसका तात्पर्य है वहाँ घर बनाना एवं स्थायी रूप से बसना। यह अधिकार देश के अंदर कहीं आने जाने के आंतरिक अवरोधों को समाप्त करता है। यह राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है और संकीर्ण मानसिकता को महत्व प्रदान नहीं करता। राज्य इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध 2 आधारों पर लगा सकती है, विशेष रूप से आम लोगों के हित में और अनुसूचित जनजातियों के हित में। जनजातीय क्षेत्र में उनकी संस्कृति, भाषा एवं रिवाज के आधार पर बाहर के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है। देश के कई भागों में जनजातियों को अपनी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अपने रिवाज एवं नियम कानून को बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज 6 नागरिकों को इच्छानुसार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। नागरिक जीविकापार्जन के लिए किसी भी धंधे या व्यवसाय को अपना सकता है, किंतु वह सामाजिक रूप से सही होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर नशीली दवाओं या शराब, मिलावट, खाद्य पदार्थों जैसी अहितकारी, जोखिम भरी और खतरनाक चीज़ों का व्यापार करना मूल अधिकार नहीं हो सकता। इसलिए सरकार इस पर चाहे तो युक्त प्रतिबंध भी लगा सकती है। इस अनुच्छेद में 3 प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। नंबर 1, राज्य साधारण जनता के हित में कारोबार की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकती है, अर्थात अनैतिक कारोबार आदि पर जनहित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। साधारण शब्दों में समझे तो कोई ऐसा कारोबार जिससे आम जनता को जान माल का नुकसान हो सकता है या उनको स्वास्थ्य पर किसी भी किस्म का प्रभाव पड़ सकता है, तो सरकार ऐसे काम को बंद कर सकती है। नंबर 2, राज्य किसी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार के लिए पेशेवर या तकनीकी योग्यता को कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ पेशे यानी कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिस पर बहुत सारे लोगों की जिंदगियां निर्भर करती है, जैसे डॉक्टर्स। अगर कोई योग्यता के बिना डॉक्टर बन जाता है तो इससे ना जाने वो कितने मासूम लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर जाएगा। इसलिए सरकार ने उसके लिए एक न्यूनतम योग्यता तय किया है। इसके अलावा इंजीनियर्स, अगर इंजीनियर्स योग्य नहीं हैं और वो किसी ऐसे ब्रिज का निर्माण कर देते हैं जिससे भविष्य में वो गिर जाए, टूट जाए और आम लोगों की ज़िंदगी को कितना नुकसान पहुंचेगा आप सोच सकते हैं। तो ऐसे व्यवसाय पर सरकार एक न्यूनतम योग्यता तय कर सकती है कि आपको इतना तो योग्यता होना ही चाहिए आपके पास। नंबर 3, 1951 के संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वे या तो स्वयं या राज्य के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में किसी निगम द्वारा कोई व्यापार, कारोबार, उद्योग या सेवा चला सकते हैं और इस पेशे पर व्यापार से निजी व्यक्ति पूर्णतः अंशतः वंचित किया जा सकते हैं, किंतु यह प्रतिबंध भी युक्त होना चाहिए। आप देखते हैं बहुत सारे राज्यों में बिजली उद्योग जो है वो सरकार के नियंत्रण में ही है, तो ये इसका एक सटीक एग्जाम्पल है। और कुछ ऐसे उद्योग भी होते हैं या कुछ ऐसे सेवा भी होता है जो सिर्फ सरकार के नियंत्रण में ही होना चाहिए, जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आयुध फैक्ट्रियाँ, हथियार बनाने का अधिकार अगर सरकार के पास रहे तो इससे क्राइम रेट काफ़ी कंट्रोल में रहता है, और अगर ये व्यक्ति विशेष के हाथ में गया तो अपने निजी हित के लिए किसी को भी बेच सकता है, जिससे देश में अव्यवस्था फैल सकती है।